हाँ दोस्तों, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे पास जो क्वेश्चंस बैठेंगे वो कुछ आइडिया बताता हूँ आपको। वो क्वेश्चंस होंगे, अगर मैं जेट की बात करूँगा तो क्वेश्चंस आएंगे लगभग दो दो से तीन क्वेश्चंस आएंगे। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर को अगर ऐड करते हो तो तीन आएंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर को अगर ऐड नहीं करते हो तो दो आएंगे। जबकि आईसीआर में यहाँ से चार क्वेश्चन आएंगे, चार क्वेश्चंस आएंगे गज्जू। तो अब आप तैयार हो जाओ कि हमको पढ़ना कैसे है, कैसे इसे कवर करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिल्कुल सीधी सी बात है क्या कि जो जो स्टूडेंट डी ब्लॉक के बारे में पढ़ा हुआ है उसे याद आ गया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक आएगा। और उस डी ब्लॉक में मैंने देखा था क्या, वो मुझे याद है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, पीरियोडिक टेबल के सेंटर में होते हैं। टोटल 40 एलिमेंट होते हैं, चौथे आवर्त से लेके सातवें आवर्त तक मिलते हैं। ठीक है, तीसरे वर्ग से 12वें वर्ग तक मिलते हैं। ये चीज़ें याद अगर आपको है तो आपको भी अगला टॉपिक जो ये स्टार्ट करने वाला हूँ ये समझ में आने लगेगा। देखिए, तो अब मैं बात करूँ आपसे किसकी, अब मैं बात कर लूँ आपसे कि इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो ये नाम ऐसा क्यों है ना, हमारी आदत है हम शुरू से जहाँ से पढ़ना चाहते हैं उसका रीजन पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सह संयोजी बंध। याद करें, मैंने आपको बंध पढ़ाए थे, कौन कौन से, आयनिक बंध पढ़ाए थे क्या, आयनिक बंध, फिर उपसह संयोजी बंध नहीं, सह संयोजी बंध, फिर उपसह संयोजी बंध। आयनिक प्लस और माइनस से बने थे, सह संयोजी समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने थे, और उपसह संयोजी बंध कुछ ऐसा ही बना था ना गज्जू, जहाँ एक दाता था एक ग्राही था। ठीक है, दाता जिसके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बता, यस क्या होना चाहिए गज्जू, लोन पेयर, या फिर कोई देने के लिए इलेक्ट्रॉन। अगर वो उसे डोनेट कर देगा, और जिसके पास डोनेट कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए था, खाली डब्बा, बोले तो रिक्त कक्षक होने चाहिए थे। तो वो जो बंद कहलाएगा उस बंद को हमने क्या बोला था, उस बंद को हमने बोला था दाता ग्राही बंद, जिसे हमने बोला था क्या, उपसह संयोजी बंद। याद आया? अब देखो आगे की बात करते हैं। दूसरा, संकुल आयन। अभी देखें, आयन हमें पता है आयन दो प्रकार के होते हैं, या तो धनायन या ऋणायन, क्योंकि आवेश दो तो आयन भी दो। इसी प्रकार के सामान्य आयन, ये भी धनायन या ऋणायन, बोलो होंगे कि नहीं होंगे। अब ये कैसे, धनायन कौन होगा ऋणायन कौन होगा, पहचानना सिखा दिया जाएगा। फिर आपको एक कुछ चीज़ समझ में आएगी क्या, प्राथमिक संयोजकता पूछ सकता है पेपर में, ये बताओ इनमें प्राथमिक संयोजकता क्या है। तो अब हमें कौन सा कोई मंत्र थोड़ी बोलेंगे, हम तो देखेंगे और बता देंगे। हाँ, तो ऐसे तो पढ़ाते महाराज। द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता क्या है, द्वितीय संयोजकता ये जो देख रहा है ना, ये ऐसा कुछ इसमें देख के बता दूंगा मैं, अभी थोड़ी देर रुक जा। समन्वय संख्या, उपसय संयोजी संख्या, ये ऑब्लिक लगाने का मतलब एक ही बात है, ये बोलो या बोलो ये, समन्वय संख्या बोलो, उपसय संयोजी संख्या बोलो, या द्वितीयक संयोजकता बोलो, एक ही बात होती है गज्जू। होमोलेप्टिक क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं, और लिगेंड क्या होते हैं, और केंद्रीय धातु आयन क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है साहब। ठीक है, इनके बारे में पढ़ने के बाद फिर लिगेंड के बारे में पढ़ना है। लिगेंड जब पूरे हो जाएंगे तब इस टॉपिक को यहाँ छोड़ दिया, फिर अगले क्लास में मैं आपको अगला टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ के हमें ये पता चल रहा है सर कि अब अगर हम बनाना चाहें कि संकुल, तो मैं एक एग्जांपल को ले रहा हूँ, ये देखिए। अब मैं बात करूँगा, ये जो आपने लिखा है, क्या लिखा है गज्जू, ये जो लिखा है ये होता है संकुल। ठीक है, अब याद करें पुरानी चीज़, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कोई अणु या यौगिक बना हुआ हो तो उस यौगिक में पहले लिखे हुए धनात्मक होते हैं, बाद में लिखे हुए ऋणात्मक होते हैं। बोलो होते हैं नहीं होते? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ दिख रहा है, कौन दिख रहा है, देखो बताओ, यहाँ पे के लिखा हुआ दिख रहा है ना रे, ये के जो है, ये के जो है ये तो है धनात्मक, और ये जो है वो क्या है, ये ऋणात्मक होगा नहीं होगा, एक प्लस एक माइनस तभी तो जुड़ के बना होगा। इसका मतलब
इसमें ये है सामान्य आयन और ये है संकुल आयन, सही है। ये सामान्य आयन धनात्मक, तो आ जाओ यहाँ पे, क्या सामान्य आयन धनात्मक, तो फिर इसमें जो संकुल होगा वो ऋणात्मक होगा ही होगा, होगा नहीं होगा। अगर मैंने बोला सामान्य आयन धनात्मक नहीं है, संकुल आयन धनात्मक, तो फिर सामान्य आयन तुझको ऋणात्मक होना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी तो जुड़ेगा वो उदासीन। तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि ये जो एग्जाम्पल लिए हैं इनमें हमें संकुल आयन और सामान्य आयन के बारे में पता चल गया। अब मैं चाहूँगा कि प्राथमिक संयोजकता क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, समन्वय संख्या या उपसय संख्या कितनी होती है, होमोलैप्टिक हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं, है ना। लिगैंड और केंद्रीय धातु आयन तो आपको मैंने समझा दिया। अब सुनो मेरी बात, अब मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उसमें मैं ये चेक कर लूँ आपसे कि इनमें मुझे बताओ कि संकुल आयन धनात्मक कौन सा है और ऋणात्मक कौन सा है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ, देखना, देखे मैंने एग्जाम्पल लिखा PtCl4, ठीक है डियर, और एक एग्जाम्पल लिखा CrCl6, है ना। अब मुझे इनमें से ये बताओ कि इनमें कौन सा तो धनात्मक होगा और कौन सा ऋणात्मक होने वाला है। क्या, संकुल, ठीक है भाई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आएगा पहले वो होगा धनात्मक और जो आएगा बाद में वो होगा ऋणात्मक। हो गया नहीं हो गया। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि संकुल के आयन को ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है डियर, अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ संयोजकता के बेस पे। ठीक है, तो प्राथमिक संयोजकता क्या है तो देखें। प्राथमिक संयोजकता की बात करें तो हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, K4FeCN6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है भाई, K4FeCN6 का एग्जाम्पल देखा तो मुझे ये समझ में आया कि K4 में जो पोटेशियम लिखा हुआ है, ये पोटेशियम की जो संख्या है, आप यूँ कहो कि बड़े ब्रैकेट के बाहर जो आयन जिन्हें हम सामान्य आयन कहते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। तो आप लिख सकते हैं, अच्छा डिफाइन कर सकते हैं, प्राथमिक संयोजकता किसी संकुल के बाहर, क्या संकुल के अलावा पाए जाने वाले सामान्य आयनों की संख्या प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, प्राथमिक 4 है सर। अब बात करें इस एग्जाम्पल की देखो इसमें कितनी आएगी, इसमें भी चार ही आएगी, 4 नहीं आएगी यार, 3 आएगी सर, 3, है ना। तो ये तो हो गई प्राथमिक संयोजकता। अब बोले द्वितीयक संयोजकता क्या होती है, तो द्वितीयक संयोजकता लिगैंड जितने लोन पेयर देगा, जितनी संख्या लिगैंडों की दिखाई दे रही है, ये एक एक देगा। अब सोचिए ये एक एक दे रहा है तो इसकी द्वितीयक संयोजकता या समन्वय संख्या या उपसय संयोजी संख्या ये कितनी हो गई, इसमें 6। अब मैं द्वितीयक की भी बात कर रहा हूँ साथ के साथ, इसमें भी कितनी आएगी, 6, क्योंकि ये 6 लिखे हुए हैं। बोलो दिख रहे हैं ना, ठीक है साहब, दिख रहे हैं हमको, 6 दिख गए। अब बात समझ में आ रही है कुछ चीज़ें, कि अगर मुझे लिगैंड की पूरी स्टडी हो जाए तो मैं हर एक एग्जाम्पल को बहुत इजीली बता सकता हूँ ना, बचा ही नहीं कुछ। अब बोले तो एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक क्या होते हैं। होमो नाम से पता चला है, वही होमो एटॉमिक, समान परमाणु। तो होमोलैप्टिक जिसमें लिगैंड एक ही प्रकार के हो, सभी CN है, इसका मतलब ये होमोलैप्टिक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ H2O के होल 6 लिखा हुआ है तो ये भी क्या है, समान ही है, इसका मतलब ये भी क्या बन जाएंगे, अब ये भी बन जाएंगे होमोलैप्टिक। तो सर हेट्रोलैप्टिक का कोई उदाहरण लिखें तो बिल्कुल लिखेंगे। देखो देखिए हेट्रोलैप्टिक का उदाहरण, हेट्रोलैप्टिक का उदाहरण देखिए, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, बना दिया हेट्रोलैप्टिक, मुझे बड़े कोष्टक के बाहर वालों से तो कोई लेट देना होगा ही नहीं, तो मैं छोटे वालों में बना लेता हूँ। ये लो X बना दिया, केंद्रीय धातु परमाणु, A एक लिगैंड है, B दूसरा लिगैंड है, C तीसरा लिगैंड है कि नहीं है। तो
एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अगर किसी संकुल आयन में संकुल में उपस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हेटेरो, क्या कहते हैं डियर, हेट्रोलेप्टिक। पल्ले पड़ी क्या मेरी बात, पल्ले पड़ी की तो बांध ले। किसमें, यस जान गया किसमें। तो आगे की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इन लिगेंड की। तो लिगेंड की परिभाषा क्या होती है डियर, ऐसे समूह, ऐसे आयन, ऐसे अणु, ऐसे ग्रुप जो केंद्रीय धातु आयन को, ये है ना केंद्रीय धातु आयन, दिख रही है क्या केंद्रीय धातु आयन, यस दिख रही होगी, ये केंद्रीय धातु आयन। इस केंद्रीय धातु आयन को जो इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ, लिगेंड। तो अब ये लिगेंड जो दिख रहे हैं आपको, ये लिगेंड हो सकते हैं क्या, एक दंतुक, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूनिडेंटेड। देखो एक बात समझे, मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि हमें ये भी याद रखना होगा कि मोनोडेंटेट यूनिडेंटेट का दूसरा ही नाम होता है एक दंतुक। क्या होता है गज्जू, एक दंतुक, इसको मैं एक दंतुक बोलूँगा। बाईडेंटेट को क्या बोलूँगा, द्विदंतुक। उभयदंतुक को क्या बोलूँगा, एम्फोटेरिक, है ना। और बहुदंतुक को क्या बोलूँगा, जो क्या होगा, एक से अधिक, या बोलो कि सामान्य रूप से 6 इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, देखो उसे हम बोलेंगे बहुदंतुक। इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होंगे भाई। देखिए मुझे एक दंतुक और उभय दंतुक में थोड़ा सा माइंड करना है। जो उभय दंतुक होगा वो भी लोन पेयर देगा, देखो अच्छे से, उभय दंतुक होगा वो भी लोन पेयर देगा गज्जू, है ना। और जो एक दंतुक होगा वो भी लोन पेयर देगा, दोनों ही एक एक ही लोन पेयर देंगे। समझ में आया। डिपेंड कर रहा है कि एक बार में कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जा रहा है। सपोज करें कैसे, जैसे कि आप 2 भाई बहन हैं, है ना, और एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 20 रुपये हैं। ठीक है, तो एक के पास 10 रुपये का एक नोट है, दूसरे के पास 10-10 रुपये के कितने नोट है, 2 नोट है। ठीक है, तो सपोज करें अब आपसे बात किया जाए कि एक जो 10 रुपये वाला है वो 10 रुपये दे देता है, तो ये हो गया एक दंतुक, हो गया नहीं हो गया। और दूसरे में से 2 हैं उसके पास, वो भी एक इलेक्ट्रॉन, एक ही 10 को नोट दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, एक दंतुक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक दंतुक में जाके देखूं तो भी मुझे कुछ पॉइंट ऐसे समझ में आते हैं कि ये एक दंतुक लोन पेयर की संख्या पर डिपेंड नहीं कर रहे। लोन पेयर की संख्या अगर मैं देखूं अच्छे से तो H2O में तो 2 है, 2 है ना, जबकि NH3 में तो एक ही है। तो H2O भी क्या है, H2O भी हमारे पास देखे तो क्या है, एक दंतुक, और NH3 भी क्या है, एक दंतुक। दोनों ही क्या होंगे, एक दंतुक होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो अब हम बात कर ले किसकी, कि यहाँ पे देखो -4, तो -4 तो एक है, तो एक दंतुक ही होगा, होगा नहीं होगा। तो लोन पेयर की संख्या पर निर्भर नहीं करता है कौन, दंत